जिस मुद्दे का आपकी जेब से सीधा कनेक्शन हो, उस पर जब नजरें टिक जाना आम बात है। यही वजह है कि साल भर के खर्चा पानी का इंतजाम करने वाला देश का बजट इतनी सुर्खियों में रहता है। आज मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और फरवरी तक चुनावी बिगुल बज चुका होगा। ऐसे में 2024 में अंतरिम बजट ही आएगा। यही वजह है कि आज पेश हुए पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। 8 साल बाद पहली बार आयकर दाताओं के लिए इसमें बड़ी छूट की घोषणा की गई, तो युवाओं के लिए रोजगार के बड़े मौके खोलने वाले कई बड़े ऐलान भी हुए। देश में सबसे ज्यादा नौजवान यूपी में रहते हैं, इसलिए प्रदेश के लिए यह बजट खास है। अगले साल 80 सीटों वाला यूपी लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यही वजह है कि इस बजट ने अभी से राज्य में राजनीतिक तपिश को आसमान पर पहुंचा दिया है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने विरोध को चुभने वाला बनाने के लिए आज एक शेर का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव ने सैफई के लॉयन सफारी के शेर सिम्बा का एक वीडियो ट्वीट किया और इसके जरिए बजट को निराश करने वाला करार दे डाला। इसके साथ ही प्रदेश में शूद्र वाली सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज बात इन्हीं मुद्दों की, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। आपने यूपी में राजनीति के कई अध्यायों को करीब से देखा होगा, सियासी दंगल के कई दांवों को देखा होगा, लेकिन कभी किसी शेर के नाम की सियासी दहाड़ नहीं सुनी होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज ऐसा किया। इसे साफ तौर पर चुनावी संदेश माना जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ये जताना चाहते थे कि इस बजट में मोदी सरकार की तरफ से यूपी में किसी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऐलान नहीं करना मेक इन इंडिया की सोच के साथ धोखा है। दरअसल मेक इन इंडिया का लोगो एक शेर से बना है, इसलिए अखिलेश ने भाजपा पर हमले के लिए शेर का वीडियो का इस्तेमाल किया। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट। मोदी सरकार के बजट पर अखिलेश का सिम्बा अटैक। बजट ने काया पलट का ट्रेलर दिखाया, सपा को शेर याद आया। बजट पर अखिलेश की सफारी पॉलिटिक्स। मेक इन इंडिया के सिंबल पर दहाड़ युद्ध। बजट पर सियासी लड़ाई जंगल तक क्यों आई? चंद पूंजीपतियों को, चंद उद्योगपतियों को लाभान्वित करने वाला बजट है। किसान, मजदूर और खास तौर से महिलाओं को, नौजवानों को ठगने का काम इस सरकार ने किया है। इस बजट ने भी ठगने का काम। किसान के लिए, नौजवान के लिए, पीड़ित शोषित वर्गों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और रेलवे को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया है इस बजट में। किसानों के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों की ख्याल रखा है। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट है। सभी लोगों का बजट में ध्यान रखा गया है। गरीब, मजदूर, किसान के नाम बजट में कैसा पैगाम? ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। 24 विजय की बजट गर्जना।
बात तो चुभेगी। विपक्ष जहां बजट को कोस रहा है, गिन गिन कर कमियां तलाशने में जुटा है, तो सीएम योगी ने इसे नए भारत की समृद्धि का संकल्प बताया। उन्होंने कहा कि बजट लोगों की हर उम्मीद को पूरा करने वाला है। सीएम योगी ने दावा किया कि यह बजट हिंदुस्तान को दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बनाएगा और मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा ने इस बजट को पूरी तरह से नकार दिया है। भाजपा भले अपनी सरकार के बजट में जनता के लिए सौगातें ही सौगातें का डंका पीट रही हो, लेकिन इस बजट पर विरोधियों ने सवालों की बौछार कर दी है। अखिलेश तो इस कदर बिखरे कि सीधे इटावा की सैफई लॉयन सफारी के शेर सिम्बा को आगे कर दिया। उन्होंने सिम्बा का गुस्से से दहाड़ने वाला एक वीडियो पोस्ट कर कह डाला कि मोदी सरकार ने अपने बजट में शेर के लोगो वाले मेक इन इंडिया अभियान का ख्याल नहीं रखा। उसने यूपी में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का ऐलान नहीं किया, इसलिए ये भूखा शेर इस कदर नाराज है। बजट पर सियासत में छिड़े इस शेर युद्ध के मामले को समझने के लिए जरा मेक इन इंडिया के शेर वाले लोगों की लॉन्चिंग का 7 साल पुराना ये वीडियो देखिए। जर्मनी के हैनोवर में पीएम मोदी की मौजूदगी में इस वर्चुअल शेर को दुनिया के सामने लाया गया था। अब अखिलेश यादव ने बजट को लेकर भाजपा पर तंज करने के लिए इसी शेर को प्रतीक बना लिया है। भाजपा का दावा है कि इस बजट से गरीब, किसान, नौजवान से लेकर नौकरी पेशा लोगों और आम मध्यम वर्ग हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आई है, जबकि विपक्ष इसे सिरे से नकार रहा है। अखिलेश ने ट्वीट किया कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। बजट जो पेश हुआ है ये नौजवानों को, किसानों को निराश करने वाला बजट है। ये निराशाजनक बजट है। इसमें महंगाई कम करने की कोई बात नहीं हुई। सरकार आई, सरकार ने कहा महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन लगातार 9 साल में महंगाई आसमान छूती चली जा रही है। हर आदमी, परिवार का आदमी परेशान है कि महंगाई हमको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उधर शिवपाल यादव भी चुप नहीं रहे, दावा किया कि बजट ने लोगों को निराश किया है। शिवपाल ने ट्वीट किया कि बजट में रोजगार और कारोबारी हितों की अनदेखी की गई है। एमएसएमई और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बजट मौन है। नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग और विशेषकर मध्य वर्ग के लिए ये बजट मात्र एक छलावा या आभासी स्क्रैच कार्ड है, जिसमें एक संदेश छुपा होता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। शिवपाल का आरोपों वाला संदेश साफ है कि जनता को बजट में केंद्र सरकार ने ठगा है, कुछ दिया नहीं है। ये बात भाजपा को चुभ गई। सीएम योगी ने इस बजट को नए भारत की समृद्धि का संकल्प बताया। सीएम ने कहा कि ये बजट हर वर्ग की उम्मीद पूरी करने वाला है। नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का मैं स्वागत करता हूं। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट पर तीखा तंज करते हुए कहा कि लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों।
उन्होंने ट्वीट किया कि देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही। लेकिन ये सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद। इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों की फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा रहता है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों? भले विपक्ष बजट को उम्मीद तोड़ने वाला बता रहा हो, लेकिन भाजपा इसकी जय जयकार कर रही है। कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट है। हमारे देश के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे भवनहीन हो, चाहे इंफ्रा से संबंधित मामला हो, चाहे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आत्मनिर्भर भारत से, मतलब किसी भी क्षेत्र का नज़र डालेंगे, डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया, हर क्षेत्र में यह बजट भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने की ओर अग्रसर करने वाला है। धन्यवाद। जिस बात की चिंता लंबे समय से कर रहे थे, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, छात्रों को, इवन देन किसानों को विशेष रूप से सहायता दी गई है। जिस ढंग से टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया, 7 लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया, अद्भुत निर्णय है। प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोग, देश के मध्यम वर्ग लोग इसका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस आखिरी पूर्ण बजट पर अब सियासी गोलबंदी और तेज होने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बजट पर यूपी की राजनीति हर घंटे गर्मा रही है। ऐसे में सियासत के हर पक्ष के बजट विश्लेषण को समझना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। सुरेश खन्ना जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। केंद्र सरकार के आम बजट को आप कैसा मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, आम आदमी का जो क्राइटेरिया है वो सबसे बड़ी बजट की उम्मीद लोगों के पास होती है कि उनको आर्थिक रूप से क्या फ़ायदा हुआ। तो आर्थिक रूप से फ़ायदा जो 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए इनकम बढ़ाई, इनकम टैक्स 7 लाख रुपए तक नहीं पड़ेगा, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पूरे सिनेरियो पर पड़ता है। और पूरे सिनेरियो पर फ़ायदा ये पड़ता है कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी। जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो उसके हिसाब से उद्योग धंधे फलते फूलते हैं, और उद्योग धंधे जब फलते फूलते हैं तो रोज़गार के अवसर लोगों को मिलते हैं। रोज़गार के अवसर जब मिलते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। कुल मिलाकर जो हमारी आर्थिक गतिविधियों को स्ट्रेंथन करने वाला है, लोगों की जेब में पैसा जब ज़्यादा होगा, ये उम्मीद करते हैं। इस बजट में मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस बजट से किसानों को क्या फायदा मिला? क्या आपको लगता है कृषि क्षेत्र और किसानों को आखिरकार क्या इस बजट से हासिल हुआ? किसानों के लिए उन्होंने खास तौर से मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की है, और 20,000 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था उन्होंने उसके लिए की है जो किसान लोगों के ऋण की व्यवस्था अभी तक की है। 20 लाख करोड़ रुपए, सॉरी 20,000 करोड़ रुपए निकल गया था, 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण आवास हैं, प्रधानमंत्री आवास में अभी तक 48,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन था जी, उसके स्थान पर बढ़ाकर उन्होंने 69,000 करोड़ रुपए कर दिया। ये 66% का इजाफा उस पर किया है जी। और उसके साथ साथ 11 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक ऋण के रूप में वितरित की गई, जो कोऑपरेटिव में अभी तक 1 लाख रुपए तक की सीमा थी। ठीक है सुरेश जी, उनको सुरेश खन्ना जी, मैं यहाँ पर हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये बजट महंगाई से निजात दिलाएगा? क्योंकि गरीबों की सबसे बड़ी चिंता यही है, मध्यम वर्ग भी महंगाई से दो चार है। इस पर आपका क्या कहना है? आपने ये देखा कि अभी आप पिछले 2 साल का आंकड़ा देख लो कि महंगाई स्थिर है, महंगाई बढ़ी नहीं है। और ये हमारा आंकड़ा नहीं, आप दुनिया की किसी पत्रिका का देख लो, कोई इंटरनेशनल की कोई वैसी क्या नाम पत्रिका देख लो, और किसी भी सर्वे में कोई ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है।
किसी सर्वे में नहीं। ठीक है। और सुविधाएं ज़रूर बढ़ी और सुविधाएं आगे भी बढ़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा पूंजीगत व्यय होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा बजट माना जाता है, पूंजीगत बजट जब जिसमें ज़्यादा खर्च होता है। और इस बार भी लगभग हमने 33% का इजाफा उसमें किया है पूंजीगत व्यय में बजट, जिसका फ़ायदा पूरे सिनेरियो को मिलता है जी। हर प्रकार से। रेलवे में 75,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं, उसके अलावा जो 50 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। जी, आपका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी 157 खासा जोर है। सुरेश खन्ना जी, इस बजट को क्या आप लोक लुभावन मानते हैं? युवाओं की बात करें तो उनके लिए क्या है? रोजगार की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, रोजगार के लिए हमारे पास लोगों को, खास तौर से नौजवानों को, प्रधानमंत्री जी का नया वो जो आया है उसमें किसानों जो उन्होंने 47 लाख लोगों को स्टाइपेंड देने की बात कही है जो कौशल विकास में शामिल होंगे। 47 लाख लोगों को कौशल युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कि कौशल विकास 4 जो आ रहा है उसके माध्यम से लोगों को बेहतर स्किल मिलेगा, बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी, बेहतर लोगों को हाथ का काम सीखने का मौका मिलेगा विद स्टाइपेंड। जी बिल्कुल। तो सुरेश जी, आपका कहना है कि हर वर्ग को फायदा होगा। सुरेश खन्ना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से जुड़ने के लिए। तो यूपी के वित्त मंत्री हमारे साथ मौजूद थे जो इस बजट को बेहतर बता रहे हैं, ये सत्ता पक्ष का कहना है। और अब बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह। उदयवीर जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि आप आखिर कैसा बजट चाहते थे और भाजपा सरकार का यह बजट उससे कितना पास है, कितना दूर है, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो जो वित्त मंत्री जी ने आप देश को, प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश की है, मैं उस पर बात रख दूं। जी, उन्होंने कहा कि जनता का आर्थिक फायदा होगा, इससे परचेसिंग पावर बढ़ेगी लोगों की। यही झूठ है। जब महंगाई में हर चीज़ दुगनी, तिगुनी, 3 गुनी हो गई है तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी ही नहीं। जो चीज़ पहले 10 रुपये की आती थी आज 20 रुपये की हो गई तो परचेसिंग पावर कैसे बढ़ेगी? परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। और जो पूरा सर्किल उन्होंने बताया वो एकदम यही इसी वजह से झूठ हो जाता है। जो 10 रुपये की चीज़ आती थी वो 15 की है, तो थोड़ी सी आपने छूट दी है, उससे परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी। किसान के बारे में आपने पूछा, उन्होंने किसानी की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसान के जो कृषि संयंत्र हैं उन पर 28% GST लगा रखा है। किसान के दवाइयाँ जो हैं कृषि की उन पर 12% GST लगा रखा है। उन पे किसान की जो सम्मान निधि है उसको नहीं बढ़ाया गया। किसान विकास पत्र बंद कर दिया गया। ये सब बारे में नहीं बताया जी। उन्होंने क्या बताया? मछली पालन, उन्होंने कहा क्या बताया? घर मिलेगा। ये सरकार इस तरह का काम कर रही है कि आपकी जेब काट के आपको उसका 10% वापस कर देती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, और कहती है कि हमने आपको 10% दे दिया। जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप स्टाइपेंड देंगे, लेकिन रोजगार का काम खत्म कर दिया आपने जी। आपने घोषणा कर कोई नई नौकरी घोषणा नहीं की। आपने जो बातें की, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पावर प्लांट लगाने की बात नहीं की, एक्सप्रेसवे बनाने की बात नहीं की, स्मार्ट सिटी पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कोई आपने बात नहीं की, स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स को लागू करने की बात नहीं की, तो रोजगार कहां से आएगा? ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप उदयवीर जी, यानी आपका कहना है कि आपकी उम्मीदों से बहुत दूर ये बजट है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं अगले सवाल के लिए। उदयवीर जी, अखिलेश यादव ने आज बस एक लाइन बजट जी, एक लाइन जी आप बोल लीजिए, बोलिए। नहीं, GST के बारे में बात नहीं की जिससे व्यापारी परेशान था। स्वास्थ्य पर बजट कम कर दिया, एम्स गोरखपुर का ही नहीं चल पा रहा। पुरानी पेंशन की बात नहीं की, और जहां पैसा लगा रहे हैं वो अडानी जैसी कंपनियां डूब रही हैं, तो आम आदमी परेशान है। जी, आम आदमी परेशान है, आपका कहना है। उदयवीर जी, अखिलेश यादव जी ने आज एक बजट पर छायावादी हमला बोला। उन्होंने सैफई के लॉयन सफारी के एक शेर का इस्तेमाल किया। आखिर भाजपा के खिलाफ आपकी ये जंग कहां तक जाने वाली है? नहीं, समाजवादी पार्टी
ये समझती है कि देश के नौजवान, किसान, महिलाएं, कमज़ोर वर्गों को, गरीब लोगों को केवल छलने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी शेर को दिखाना या इस तरह को लोगों को इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि इस भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करके संविधान विरोधी, विकास विरोधी नीतियों से हटाकर, देश की सरकार से हटाकर एक संविधान को मानने वाली, विकास को आगे ले जाने वाली, देश को आगे ले जाने वाली, नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार बनाने का प्रयास किया जाए, जिसमें किसान, महिला, व्यापारी सब सुरक्षित रह सके, सब विकास कर सके। जी उदयवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो सपा के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस बजट को निराशा से भरा करार दिया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाओं की उनको उम्मीद थी जो नहीं हुई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट के जरिए मोदी सरकार ने हर वर्ग को खुश करने की कैसे कोशिश की, अब आपको इसके बारे में बताते हैं। जी हां, सबको खुश करने की कोशिश कैसे इस बजट में। देखिए, पीएम आवास योजना के लिए 66% ज्यादा आवंटन किया गया। पिछले साल 48,000 करोड़, इस साल 79,590 करोड़ का आवंटन किया गया है। 157 मेडिकल कॉलेजों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, इस बात का जिक्र है। जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 भर्तियां होंगी। शिक्षकों और स्कूल के सहायक कर्मचारियों की अगले 3.5 साल में यह भर्ती होगी। पूंजीगत निवेश में 33% का इजाफा, 10 लाख करोड़ खर्च होंगे। जीडीपी का 3.3% पूंजीगत निवेश पर खर्च होगा। बुनियादी संरचना के विकास के लिए 1.3 लाख करोड़ ज्यादा आवंटन होगा। राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त लोन की योजना साल भर बढ़ी। रेलवे के लिए 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है, आवंटित किया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन है। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रम को चालू किया जाएगा। शहरों में इंफ्रा विकास के लिए हर साल 10,000 करोड़ का आवंटन शुरू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए फंड देने की बात कही है। कृषि लोन को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा, यह बात कही है। मोटे अनाज का भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र, इस बात पर जोर इस बजट में है। ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टी, रामदाना के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा की उपज बढ़ाई जाएगी। मछुआरों के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत नई स्कीम आएगी। इस पर 6,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च होंगे। सुगम न्याय के लिए ई न्यायालय प्रोजेक्ट फेज 3 के लिए 7,000 करोड़ देने की बात। पर्यटन हब बनाने के लिए 50 जगहों को चुना गया है। ये तमाम बड़ी बातें कही गई है इस बजट के जरिए। और हमारे साथ दीपक सिंह जी इस वक्त जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। पहला रिएक्शन आपका, आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? क्या उम्मीदों को पूरा करने वाला, किस तरह से आप देखते हैं? अरुण भाई, इस बजट को मैं ठीक उस प्रकार से देखता हूं जैसे पूरा देश शायद भूल गया होगा, लेकिन मुझे एक सत्यम नामक कंपनी थी, इसके चेयरमैन राजू थे और उन्होंने बैलेंस शीट के साथ धोखाधड़ी करके देश को गुमराह किया था और देश गुमराह करके अपनी कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने का काम कर रहे थे, दिखाने का काम कर रहे थे। लेकिन सच में कंपनी डूब रही थी। कंपनी के साथ जो शेयर जिन लोगों ने लगाया था उनके शेयर डूब रहे थे और अंत में कंपनी कोलैप्स कर गई। ये बजट जो यूं कहें मोदी सरकार का जो अंतिम बजट आया है उनके कार्यकाल का, उनके जीवन काल का, इस बजट में देशवासियों के साथ, देश के बेरोजगारों के साथ, देश के उद्योगपति जो मझोले तबके के हैं, जो सच में रोजगार देते हैं, उनके साथ धोखा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास की तरफ को धोखा दिया गया है, इनमें कटौतियां की गई हैं। और वो सरकार जो सरकार कहती थी कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 2020 से 21 तक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पार्लियामेंट में कहा था, इनके कई सारे केंद्रीय मंत्रियों ने कहा था, उस कृषि के में कटौती की गई है। और पिछले बजट के कई सारे, अगर बजट के हर बार को देखें, हर बार के बजट को ना खर्च किया गया है। ये बजट देश की जनता के साथ धोखाधड़ी की गई है। देश की जनता को सिर्फ एक कुछ तबकों को, कुछ क्षेत्रों में एक सपना जैसे सरकार पहले दिखाती रही है, उसी तरह से फोटो कॉपी करके इस बजट को फिर से दिखाने का काम किया गया है। जी दीपक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद थे,
जिन्होंने कहा कि इस बजट से इनकी कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने अपने इस बजट को 7 मकसद के इर्द गिर्द बुना है। इसे वित्त मंत्री ने सप्तश्री नाम दिया है। अब इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। बजट का सप्तश्री लक्ष्य क्या है? समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, योग्य लोगों को आगे लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, ये तमाम वो बिंदु हैं या केंद्र बिंदु हैं इस बजट के। इसी ताने बाने के इर्द गिर्द इस पूरे बजट को बुना गया, जिसको नाम दिया गया। यही लक्ष्य था कि सप्तश्री लक्ष्य ये है इस बजट का। तो ये वो तमाम 7 क्षेत्र हैं, हरित विकास, शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास, ये तमाम बातें। तब किस क्षेत्र के लिए कितना आवंटन इस बजट में हुआ, जल्दी से इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्षा क्षेत्र की। 5.94 लाख करोड़ रुपए का आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए इस बजट में किया गया। सड़क परिवहन की अगर बात करें 2.70 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। रेलवे की बात करें 2.41 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले खाद्य आपूर्ति विभाग 2.06 लाख करोड़। गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़। रासायनिक उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़। ग्रामीण विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ का प्रावधान है। खेती और किसान कल्याण के लिए 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान है। संचार मंत्रालय की बात करें तो 1.23 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। आयकर में छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ाई गई है। इस लिहाज से नौकरी पेशा लोगों के लिए बजट चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। बजट ऐलान के मुताबिक अब व्यक्तिगत आयकर के 6 स्लैब तय किए गए हैं। जल्दी से एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आयकर स्लैब में बदलाव, अब 6 तरह के स्लैब हैं। 3 लाख तक की आय में कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख तक की आय में 5%, 6 से 9 लाख तक की आय में 10%, 9 से 12 लाख तक की आय में 15% और 12 से 15 लाख तक आय पर 20%, 15 लाख से अधिक आय पर 30% कर आपको देना होगा। अब आपको बता दें कि टैक्स स्लैब बदलने से आखिर आपको कितनी कमाई पर कितने का फायदा मिल सकता है, जरा इसको समझिए। जी हां, देखिए 3 लाख की अगर आपकी कमाई है तो जो पहले आप टैक्स चुकाते थे वो 2500 रुपए। अगर फायदे की बात करें नए टैक्स के बाद तो 2500 रुपए इस पर फायदा होगा। 3 से 6 लाख की अगर सैलरी है, जो पहले आप टैक्स देते थे वो देते थे 15,000 रुपए, फायदा 7,500 रुपए का फायदा अब आपको होगा इस नए टैक्स स्लैब के जरिए। जी हां, और अब आप देखिए 6 से 9 लाख की अगर बात करें, पहले आप देते थे 60,000, अब नया टैक्स होगा 45,000 यानी 15,000 का फायदा। और 9 से 12 लाख तक की आय जिनकी है वो पहले 90,000 टैक्स देते थे और नया जो टैक्स है वो 1,15,000 यानी 25,000 रुपए का इसमें फायदा है। आगे हम बढ़ते हैं। 12 से 15 लाख तक की अगर बात करें, पहले 1,87,500 रुपए का टैक्स देते थे, अब 1,50,000 रुपए का टैक्स देंगे यानी 37,500 रुपए का फायदा इसमें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हम लगातार तमाम सियासी दलों से इस बजट पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं और अब हमारे साथ बसपा के बिजनौर से लोकसभा सांसद मलूक नागर जी जुड़े हुए हैं। मलूक नागर जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। जी नागर साहब, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बजट को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। आखिर क्या मानते हैं आप, इस बजट को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल हमला जो किसानों के और जनहित और देश हित में जो हुए वो तो उसको आप हमला कहते हैं। हम उसको कहते हैं कि हमें अपनी बात वो रखनी पड़ेगी देश हित और जनहित में। और जहाँ तक बात है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक हैं, जो 8 साल के बाद जो बजट जो आय है इस बजट में वो 5 लाख से लेकर के 7 लाख बढ़ाया गया है, जो एक अगर वास्तविकता को स्वीकारें और जनहित को देखें तो एक सही बात है। और दूसरा, जो पर्यटन विभाग को गांव की तरफ और ख़ास करके देश की जो सीमा है LOC की तरफ पर्यटन विभाग को बढ़ावा दिया गया है, ये भी एक ठीक बात है। और जो 65 साल में कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं और जो 370 हटने के बाद खास करके जम्मू कश्मीर की तरफ अगर जाएं और तो देश की जो बाउंड्री है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, जहां पे 29.4% पूरे जम्मू कश्मीर में जो गुजर मुसलमान है वो ज़्यादातर बाउंड्री पे हैं,
जिनको अंग्रेज़ों ने देश छोड़ते समय क्रिमिनल ट्राइबल्स में डाल दिया था, इसलिए वो ट्राइबल्स में आज भी हैं, इसलिए वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं और वो आज भी देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। उनकी तरफ अगर सोचा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमने पार्लियामेंट में कई बार उठाया है कि वहाँ देश की सीमा पे, देश के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जो बगैर तनख्वाह लिए हुए देश की रक्षा में रात और दिन वो मुसलमान गुजर जो लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं, अपनी जान दांव पे लगाते रहते हैं, उनके लिए ऐसी जेड अगर और बना दिया जाता तो और बेहतर होता, उनके लिए सुविधाएं डेवलप्ड होती, रास्ते डेवलप्ड होते और अच्छी चीज़ें हो सकती थी। जी, जहाँ तक बात है इन किसानों की, जो किसानों की सब खत्म कर रहा हूँ बात बस अपने में, जहाँ तक बात है किसानों की, जब से देश आज़ाद हुआ कांग्रेस के कार्यकाल में भी किसान की इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट रही है और पिछले दिनों जब से जीएसटी टैक्स लगाया है, किसान की जो इक्विपमेंट्स हैं, किसान के जो औजार हैं जो खेती करने में काम आते हैं, जो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, बुग्गी है और वो जो हल है और जो ट्रेलर जिससे वो खेत जोतते हैं, हैरो है जिससे खेत जोतते हैं, बिजली लगाते हैं, उसमें ईंटें लगती हैं, कंक्रीट लगती हैं, उसमें पाइप लगते हैं लोहे के, उन सब पे जीएसटी टैक्स लगा दिया है। जीएसटी टैक्स को हटाया जाना चाहिए था जिससे किसानों को भी लगता। यानी नागर साहब, मलूक नागर साहब, आपका कहना है कि बजट की कुछ चीजें बहुत मैं खत्म कर रहा हूँ सब, मैं खत्म कर रहा हूँ ना, अब मैं प्लीज खत्म कर रहा हूँ, आधी सेकंड 2-3 सेकंड में बस। उनको लगता सभी सेक्टरों को कंपनसेट करा गया, हमको कंपनसेट नहीं भी करा गया तो कम से कम हम पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाली गई है, ये लगता है, ये सुधार करा जा सकता था। जी, बस मेरा आखिरी सवाल, आपका कहना है, यानी आप इस बजट को ठीक ठाक मानते हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन आपका कहना है कि अगर कृषि क्षेत्र पर और ध्यान दिया जाता है तो और बेहतर इस बजट को आप कहते हैं? मैं इसको मानता हूँ कुछ चीज़ें ठीक हैं और कुछ चीज़ें बहुत इम्प्रूव करी जा सकती थी और कांग्रेस की तरह बगैर मतलब कि हम जो ठीक सी चीज़ है देश हित और जनहित में उसको ठीक मान रहे हैं और जो कमियां हैं उनको हम उजागर करना चाहते हैं जिससे सबके सामने आ सकें और जो वो चीज़ें अच्छी करी जा सकती थी। जी, मलूक नागर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो मलूक नागर साहब मौजूद थे, हमारे साथ सांसद हैं, उन्होंने बताया कि बजट में किस तरह से कुछ चीजें बेहतर है और कुछ चीजें और बेहतर हो सकती थी, उनके मुताबिक उनका जिक्र भी उन्होंने किया। बढ़ते आगे, बजट के पूरे हिसाब किताब की बात करें तो यह समझना जरूरी है कि आखिर सरकार की हर एक रुपए की कमाई में कितने पैसे किस स्रोत के उस तक पहुंचते हैं। जी हां, सरकार की 1 रुपए की कमाई का हिसाब किताब, इससे आप समझिए क्या है पूरा का पूरा मामला। जो आयकर है 15 पैसे, सरकार की 1 रुपए की कमाई का हिसाब किताब है कि 1 रुपया अगर सरकार को आता है तो कहां से आता है, तो उसमें से 15 पैसे आयकर से मिलते हैं जो हम लोग टैक्स के तौर पर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसे का हिस्सा केंद्रीय उत्पाद शुल्क का है, निगम कर का 15 पैसे का हिस्सा है, जीएसटी और अन्य 17 पैसे का हिस्सा है, सीमा शुल्क 4 पैसे का हिस्सा है, कर्ज और उधार 34 पैसे कर्ज और उधार का हिस्सा है, गैर कर राजस्व 6 पैसे, गैर ऋण पूंजी राजस्व 2 पैसे। तो ये उस 1 रुपए का हिसाब किताब है जो सरकार के पास आता है। आमदनी का हिसाब आपने देख लिया, लेकिन अब बात हर 1 रुपए के खर्च के पूरे हिसाब की। सरकार 1 रुपए का खर्च कैसे करती है उसको समझिए। करों में राज्य की हिस्सेदारी 18 पैसे, 1 रुपए में से जो राज्यों की हिस्सेदारी है करों में 18 पैसे उसमें जाते हैं। वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर 9 पैसे जाते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17 पैसे जाते हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9 पैसे जाते हैं, पेंशन में 4 पैसे जाते हैं, रक्षा में 8 पैसे और सब्सिडी की बात करें तो 7 पैसे और ब्याज अदायगी में 20 पैसे और अन्य खर्चे 8 पैसे। ये उस 1 रुपए का हिसाब किताब है जो जाता है। बढ़ते आगे, और बजट की हमने बात की, लेकिन देखिए अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने मोदी सरकार का बजट दलित विरोधी लगा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बयान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वो आजकल हर बात में दलित और पिछड़ा से जुड़ा मुद्दा ढूंढ रहे हैं। ऐसे में बजट में भी उन्होंने दलित और पिछड़े वाला एंगल ढूंढा। सपा के महासचिव ने कहा कि इस सरकार ने पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित समाज को दी जाने वाली स्कॉलरशिप भी खत्म कर। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण processed more than 6.5 crore returns this year. मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट को किसी ने गरीबों से छलावा बताया
तो किसी ने किसानों के लिए निराशा बताया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई थ्योरी लेकर आए और 45 लाख करोड़ के बजट को दलित पिछड़ों का विरोधी बता दिया। तर्क दिया, इस बजट में लोक लुभावन वादों के अलावा कुछ भी नहीं है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समाज को जो स्कॉलरशिप का स्पेशल पैकेज दिया जाता था, इस बजट में सरकार ने खत्म कर दिया है। भाजपा के एजेंडे में महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक नहीं है। विगत वर्षों की तुलना में इस बार दलित उत्पीड़न की घटनाओं में 13% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े दलित वोट बैंक की अपनी राजनीति को विस्तार दे रहे हैं। आजकल उनकी हर बात पिछड़े दलितों से शुरू होती है और पिछड़े दलितों पर ही खत्म हो जाती है। मकसद सीधे सीधे 2024 का लोकसभा चुनाव है। स्वामी ने बजट के बहाने बेरोजगारों को भी रिझाने की कोशिश की है। लोगों को मनरेगा ने जीवन दान दिया। उस मनरेगा के बजट में भाजपा सरकार ने 33% की कटौती की है। यह सरकार गरीबों की दुश्मन है। रोजगार तो दे नहीं सकती। मनरेगा के माध्यम से गरीबों को गांव में जो विभिन्न पंचायतों में, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में काम मिलता था, उसमें भी 33% की कटौती करके इस सरकार ने अपने गरीब विरोधी चेहरों को भी जनता के बीच में लाया है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को मोदी सरकार का 9वां बजट चुभ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार को पुराने वादे याद दिलाए। जो बजट प्रस्तुत किया है बहुत ही निराशाजनक है। केवल लोक लुभावन वादे और घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो कहा था 80 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बेरोजगारी दर बेतहाशा बढ़ गई। यूपीए सरकार में जो बेरोजगारी दर 2.2% था, भाजपा सरकार में वो बेरोजगारी दर बढ़कर के 8% हो गया है। 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग, नौजवान आज बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। स्वामी ने बजट का विरोध करते हुए मुद्दे तो तमाम उठाए, लेकिन दलितों और पिछड़ों को लेकर कही गई उनकी बात चर्चा में आ गई, क्योंकि ये ऐसा दौर है जब समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों को साधने के लिए नए रास्ते पर चल निकली है, जिसका सबसे बड़ा चेहरा इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ही हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो धर्म युद्ध शुरू किया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज अयोध्या में स्वामी के खिलाफ संत समाज ने विरोध मार्च निकाला। किसी ने स्वामी को सपा से निकालने की मांग की तो किसी ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील की। उधर स्वामी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आज स्वामी ने अपने विरोधियों को लेकर ऐसा ट्वीट किया जो फिर कई लोगों को चुभ गया। इसके अलावा स्वामी ने बिहार की शिक्षा मंत्री से फोन पर बात को भी कबूला। रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को न तो साधु संत छोड़ना चाहते हैं और न ही स्वामी प्रसाद मौर्य। लगातार 11वें दिन स्वामी संतों और धर्माचार्यों के निशाने पर रहे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लता चौक तक स्वामी के विरोध में साधु संतों ने मार्च किया। जुलूस निकालकर स्वामी के खिलाफ नारेबाजी की गई। अखिलेश ने स्वामी को सपा से बर्खास्त करने और मानस पर दिए बयान को लेकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई।
जब अन्य धर्म के विषय में कोई टिप्पणी करता है तो देशद्रोह लग जाता है, और हमारे धर्म की प्रतियां जलाई जा रही हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर देशद्रोह क्यों नहीं लग रहा है? इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो, उसके तहत कार्रवाई की हम लोगों ने मांग किया है। किसान को ये सोचना चाहिए कि जो शब्द हम बोल रहे हैं मर्यादापूर्ण है या नहीं है, उस हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए। किसी जीव के ऊपर कोई भी आक्षेप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए व्यक्ति को। एक तरफ से साधु संतों ने मोर्चा खोला है तो दूसरी तरफ स्वामी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जिस महंत राजू दास ने स्वामी का सिर काटने पर इनाम देने की घोषणा की थी, उन्हें स्वामी ने फिर निशाने पर लिया। स्वामी ने ट्वीट किया, महिला समाज व शूद्र वर्ण के सम्मान की बात क्या की, मानो पहाड़ टूट गया। जिन दम्भी, पाखंडी, छद्मभेशी बाबाओं ने सिर काटने वालों को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, वही बाबा फोटो को तलवार से काटकर अपने शैतान होने की पुष्टि कर दी। अब इन्हें पलटी मार बाबा कहें या थूक कर चाटने वाला हैवान। जो अयोध्या के बाबा ने बोला है, यही किसी दूसरे धर्म मजहब का आदमी बोल दिया होता तो बुलडोजर भी पहुंच गया होता, 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हो गए होते, अब तक वो जेल में चला गया होता। जो लोग सिर काटने, जुबान काटने, हाथ काटने, कान काटने, नाक काटने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है। यानी स्वामी अब पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने मानस का विरोध करने के लिए बीच की लाइन पकड़ी है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने रामचरितमानस को बकवास बताया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कभी रामचरितमानस का विरोध ही नहीं किया, सिर्फ कुछ आपत्तिजनक अंश हटाने की मांग कर रहे हैं। मैं भी बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी को एक पत्र देने जा रहा हूं, जिसकी सूचना मैं आपको जल्दी देने वाला हूं। इसलिए अगर वह ग्रंथ घोषित कराना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। मैं तो रामचरितमानस का कहीं विरोध ही नहीं करता। हम तो रामचरितमानस की चौपाइयों के वो अंश जो महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करते हैं, जो महिला समाज और शूद्र वर्ग को अपमानित करते हैं, गाली देते हैं, नीच कहते हैं, अधम कहते हैं, मारने पीटने का पात्र बताते हैं, अपमानित किए जाने का संदेश देते हैं, ऐसे लाइनों को हम हटाने के पक्षधर हैं, प्रतिबंध लगाने के पक्षधर हैं या संशोधन करने की बात करते हैं। स्वामी किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये बात पानी की तरह साफ है। इस बीच मंगलवार को एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया कि बिहार के आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी और बिहार के ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने फोन पर बात की। दावे के मुताबिक उदय नारायण चौधरी से बात करते हुए चंद्रशेखर ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया था। गौतम भी हमको फोन किए थे, उनको भी बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बोले हैं कि भगवान को बचा के न रखिएगा तो हम लोग को एक्सप्लॉइट करने का। भगवान श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी मर्यादा सबरी का बेटा मंदिर में गया तो तुम उसको काजल से दुर्गा के पवित्र किया, तो उस पर धर्माचार्य लोग तो बातचीत का ये वीडियो वायरल हुआ तो स्वामी से भी इस पर सवाल हुए, जिसके जवाब में स्वामी ने कहा कि 3 दिन पहले उनकी चंद्रशेखर से बात हुई थी। हालांकि स्वामी ने बातचीत का उद्देश्य हाल चाल पूछना बताया। 11 दिन के अब तक के वक्तव्य में राम का नाम कहीं आया ही नहीं। आज 11वां दिन है। मेरी बात तो मात्र 3 दिन पहले हुई थी, वो भी हालचाल पूछने के लिए। यानी यूपी से बिहार तक दलित पिछड़े वोट को लेकर साइलेंट प्लानिंग चल रही है। चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के खिलाफ ओबीसी जातियों के ध्रुवीकरण का दांव चला जा रहा है, और ये भी अब तय है कि ये विवाद पूरी रणनीति के तहत बड़ा किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान को लेकर अब्बास अंसारी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल की थी, जिसके विरोध में अब्बास हाईकोर्ट गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में विवादित बयान देने के मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। इस चार्जशीट के खिलाफ अब्बास ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका खारिज कर दी है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल हाल के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और मऊ में रैली को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया था। अब्बास ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि सरकार बदलते ही अधिकारियों को यहीं रोककर उनसे निपटा जाएगा और बाद में तबादला किया जाएगा। अब्बास के इस बयान को चुनाव आयोग ने भी संज्ञान में लिया था और हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब्बास की मुश्किल बढ़ गई है। कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को इस मामले में अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आज जस्टिस डीके सिंह के सिंगल बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अब्बास अंसारी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। अब्बास ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए दलील दी थी कि चुनाव आयोग पहले ही उन पर कार्रवाई कर चुका है और ये मामला आपराधिक केस की श्रेणी में नहीं आता। अब्बास की तरफ से ट्रायल को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अब्बास पर कानून की तलवार लटकने लगी है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।